सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया वक्त का। सर नया चीफ जस्टिस फैसले की घड़ी आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था। जस्टिस याहिया के नाम पर इत्तफाक हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हुकूमत ने इसमें बहुत ही ज्यादा एक सियासत खेली है कि जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम इस उम्मीद पे दिया गया है कि जस्टिस याहिया आफरीदी इनकार कर देंगे। और क्योंकि एक इस्लामाबाद में और तमाम पूरे पाकिस्तान में एक खबर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनमें चल रही है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने इब्तदाई तौर पर यानी अपने दोस्तों को कहा था कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाता और उन्हें बनाया जाता है तो वो इनकार कर देंगे ये ओहदा संभालने से। तो गालिबन इसी अफवाह की बुनियाद पर जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम जो है वो हुकूमत ने प्रपोज किया है, ताकि अगर जस्टिस याहिया आफरीदी इनकार करें तो जो 26वीं आईनी तरमीम है जो लोटों की बुनियाद पे की गई है, तो उस आईनी तरमीम के जरिए फिर अगले चीफ जस्टिस जो हो सकते हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो सकते हैं। जो जस्टिस अमीनुद्दीन आप जानते हैं कि वो लोग वो जज हैं, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ कोई नहीं खड़ा था तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फौरी तौर पर उस कमेटी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी जो एक ऑर्डिनेंस के जरिए तरतीब दी गई थी, और वो ऑर्डिनेंस ने तब्दील किया था जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट 2023 था उसको तब्दील किया था। तो लिहाजा जस्टिस याहिया आफरीदी से ये तवक्को रखना कि वो कोई हुकूमती जज है ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और अगर साहब अभी आपने बात की कि ये खबरें चल रही हैं सहाफ़ियों में भी और इस्लामाबाद में भी कि जस्टिस याहिया अफरीदी माने अपनी बात को, तो ऐसी सूरत में यानी अगर जस्टिस याहिया अफरीदी एक्सेप्ट कर लेते हैं चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो उसके बाद फिर अगली सूरत हाल आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही पाकिस्तान के अंदर हम दफा फिर तकरीबन वही सूरत हाल देखेंगे जो 1997 में और 1998 में हमने देखी कि एक तरफ जो जुडिशरी जो थी वो हुकूमत को टफ टाइम देना शुरू कर चुकी थी, और अब भी वो टफ टाइम जो है हुकूमत का मुझे नजर आ रहा है कि जस्टिस याहिया आफरीदी अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो आगे चलते हुए हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस अगर याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस ही कबूल कर लेते हैं तो इनके दौरानिए के अंदर अंदर ही जनाबे जस्टिस जो अमीनुद्दीन खान है वो रिटायर हो जाएंगे। तो जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद तो ज़ाहिर है ये तवक्को नहीं की जा सकती कोई चीफ जस्टिस बन जाए। तो इस वजह से अब इनकी मौजूदगी शायद हुकूमत के लिए कुछ मसला बने। उसकी वजह यह है कि जस्टिस याहिया आफरीदी उन लोगों में भी शामिल है जिन्होंने उन जजों में भी शामिल है जिन्होंने ये फैसला दिया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। अब अगर ये जस्टिस याहिया आफरीदी इस ओहदे को कबूल कर लेते हैं तो हुकूमत के पास बहुत मुश्किल होगा ये ऐसा बेंच, आईनी बेंच की सूरत में एक ऐसा बेंच करना जो उसकी मर्जी के मुताबिक फैसला कर सके। तो लिहाजा अब सूरत हाल मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तसादुम की होगी, यानी जहां पर कुछ चंद लोग जो काजी फाइज ईसा की या आप यूं कहिए कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बाकियात में से मौजूद हैं या जस्टिस काजी फाइज ईसा के हम नवा मौजूद हैं या हम नशीन मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी शायद हुकूमत को कुछ ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा सकेगी। चौथे नंबर पे जो सीनियरिटी में जज मौजूद हैं उनका इंतखाब किया जाएगा, तो क्या जो 26वीं आईनी तरमीम है इस वक्त उसके तहत क्या एक और चांस जो 2 सीनियर जज बचेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, क्या उनको पहले कंसिडर नहीं किया जाएगा? देखिए, जो आईनी तरमीम है वो ये इस बात की हुकूमत को इजाजत देती है कि वो अगले यानी आगे भी चल सकती है, यानी आगे की तरफ चल सकती है। तो अगर वो आगे की तरफ चलती है तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे ऐसा मालूम होता है कि चाहे जस्टिस याहिया आफरीदी चूंकि उनको उनके ब्रदर जजों ने कन्विंस किया है इस बात के ऊपर कि आप ये ओहदा कबूल कर लें, अगर आपके ऊपर आता है तो यानी आपको ये ओहदा ऑफर किया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस याहिया आफरीदी इसे इनकार नहीं करेंगे। तो हबीब अकरम साहब, क्या ये भी मुमकिन है कि सीनियरिटी लेवल पे तीसरे नंबर पे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, 2 सीनियर जज इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या ये प्रेसिडेंट होता है कि सीनियर जज जब जूनियर जज को सीनियर कर दिया जाए तो वो उनके मातहत काम कर सकें, क्योंकि ये भी खबरें चल रही थी कि हो सकता है वो रिजाइन कर दें? देखिए, अभी रिसेंटली हमने पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में ये देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन में ये प्रिंसिपल यानी कम अज कम उनकी मौजूदगी में ये तय हुआ
کہ یعنی 4 آپ جو ٹاپ 4 سینئرز ہیں ان کے اندر سے چیف جسٹس کو منتخب کر سکتے ہیں. جی اسی کی وجہ سے جسٹس عالیہ نیلم منتخب ہوئی تھی، اور اسی وقت میں نے عرض کیا تھا، میں ان صحافیوں میں سے سمجھتا تھا کہ یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس پرنسپل کو ایکسیپٹ کیا ہے یہ شاید مناسب نہیں ہوگا، یہ انہی کے خلاف استعمال ہوگا. تو آج ہم وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم میں بھی وہ پرنسپل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف استعمال ہوا، اور اب جسٹس یحییٰ آفریدی کو منتخب کیا گیا ہے. اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو منتخب کرنے کی واحد وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی انکار کریں اور حکومت کو اس کی پسند کا چیف جسٹس مل جائے، اور وہ ہے جسٹس منیب اختر، معاف کیجیے گا جسٹس امین الدین. جسٹس تو امین جسٹس الدین اگر چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کنٹینویشن ہوں گی، جو ظاہر ہے بہت سارے جو شاید کورٹ کے اندر اس وقت اکثریت ان ججز کی ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے انداز عدالت سے اتفاق نہیں کرتے تھے. تو اگر جسٹس یحییٰ آفریدی بن جاتے ہیں تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر استعفیٰ نہیں دیں گے، بلکہ وہ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے کورٹ کے اندر موجود رہیں. حبیب اکرم صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک جانب جو آپ نے اشارہ دیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہو سکتا ہے اس فیصلے کو قبول نہ کریں، تو پھر بات جا سکتی ہے جسٹس امین الدین کی جانب. اس طرح کیا ہوگا وہ صورتحال آپ نے بتائی، لیکن اگر جسٹس یحییٰ آفریدی اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں تو آپ کیا معاملہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، بالخصوص سیاسی منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ جسٹس جب چیف جسٹس اگر کوئی بھی بن جاتا ہے تو جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ اگرچہ عدلیہ کا اس میں کردار کم کر دیا گیا ہے اور سیاسی کردار بڑھا دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے ججز کی تقرری. تو آئندہ آنے والے ججز کی تقرری میں بہرحال یہ ایک اہم کردار ادا کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چیف جسٹس یعنی اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ خود 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت نے لکھا ہے، اگرچہ یہ آئینی ترمیم نہ تو آئینی ترمیم ہے بلکہ یہ آئین کی عملی طور پر تنسیخ ہے. میں اپنی رائے دینے سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. تو جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ حکومت نے خود جو آئینی ترمیم میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ایک چیف جسٹس ہوں گے اور اس کے ساتھ 2 سینئر ترین ججز ہوں گے. تو سینئر ترین ججز اگر جسٹس یحییٰ آفریدی رہتے ہیں، چیف جسٹس کے عہدے کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر جسٹس منصور علی شاہ اور ساتھ جسٹس منیب اختر موجود ہوں گے. تو ایسی صورت میں جو آئندہ آنے والے ججز ہیں جن کے اوپر حکومت دراصل اپنے پسندیدہ لوگوں کو جج بنانا چاہتی ہے ہائی کورٹ کا اور پھر اس کے ذریعے سپریم کورٹ کا، تو یہ اس راستے میں کافی رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے. حبیب صاحب، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا ذکر کریں یا ثاقب نثار صاحب کا دور بھی دیکھا سب نے، ایک جوڈیشل ایکٹیویزم پر بات ہوتی تھی، ابھی بھی سیاستدان اس پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے بالخصوص کہ معزز ججز صاحبان اب زیادہ کھل کر سیف زون میں آ چکے، یا کیونکہ اب ایک فرد واحد کی جگہ پورا بینچ ڈیسیجن لے گا؟ میں رکھیں کہ میں 26ویں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو 26ویں آئینی ترمیم کو آئین میں ترمیم نہیں سمجھتے بلکہ آئین تنسیخ سمجھتے ہیں، آئین کی تباہی سمجھتے ہیں. اور اس کے لیے میرے اپنے آرگومنٹس ہیں. اگر آپ پاکستان کے آئین کا پہلا صفحہ ہی کھول کے دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر پاکستان کے لوگوں نے اپنے آپ کو خود آئین یہ دیا ہے، اس آئین کے اندر ایک بنیادی شرط رکھی گئی ہے اور اس میں لفظ شیل کا استعمال کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر عدلیہ کی انڈیپینڈنس یقینی بنائی جائے گی. تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس نے عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز نہیں کیا بلکہ ختم کر دیا ہے، اور اس نے عدلیہ کو ایک ادارے کی بجائے، ایک ریاست کے ستون کی بجائے ایک محض محکمہ بنا کے رکھ دیا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے یہ کہنا کہ یعنی جو آئندہ جو ہمارے ججز ہوں گے وہ آئین کے اندر کو بہت زیادہ یا آئینی جورسپروڈنس کے اندر کو بہت زیادہ رول پلے کر سکیں گے، تو وہ تو نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک توقع یہ ضرور موجود ہے، ایک امید کی کرن یہ ضرور موجود ہے کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی اس کو قبول کر لیتے ہیں، جسٹس منیب اختر اس کو قبول کر لیتے ہیں چیف جسٹس ہونے کو پاکستان کا، یا جسٹس منصور علی شاہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوں، تو یقینی طور پر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ دستور اور قانون کی پابندی ہوگی. بصورت دیگر اگر آپ جسٹس
फाइज ईसा के हमनवा और हमनशीन जजेस अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगा दिए जाते हैं, तो उसके बाद तो आप तवक्को नहीं कर सकते कि वहां पर इंसाफ भी होगा, वहां पर कानून के मुताबिक फैसला भी होगा, वहां पर दस्तूर के मुताबिक फैसला भी होगा। क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले अगर आप पढ़ के देख लें, मैं उनका सख्त नाक़िद रहा हूं और उनकी तफहीम कानून के खिलाफ, मैं उनकी तफहीम कानून को समझता हूं कि ना उनकी तफहीम कानून आइन के मुताबिक है, ना दस्तूर के मुताबिक है, ना कानूनी के मुताबिक है। तो लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसा शख्स या उनका हमनवा कोई शख्स जी पाकिस्तान की इस बाकी बची हुई अदलिया के सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बन जाए और जज बने, और जज भी ऐसा हो कि हबीब साहब, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या आईनी अदालत अगर तश्कील दी जाए तो क्या वो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन होगा? क्योंकि आइदर वे कोई भी जज अगर आता है चीफ जस्टिस के ओहदे पर, तो ये इल्ज़ाम तो रहेगा कि कोई ना कोई पार्टी जो है उसकी तरफ टिल्ट है उनका। आईनी अदालत तो एक कानून के साथ, दस्तूर के साथ और कानूनी रिवायत के साथ एक मजाक है। इस मजाक को संजीदगी से डिस्कस करना भी दरअसल इसको वैलिडेट करने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा मैं माजरत चाहूंगा कि मैं तो आईनी अदालत को चूंकि एक मजाक समझता हूं और उन कानून के उन तलबा में से हूं जो समझते हैं कि आईनी अदालत दरअसल कोई अदालत होती ही नहीं, ये हुकूमत की एक एक्सटेंशन होती है, और खा वो आईनी बेंच ही क्यों ना हो, वो हुकूमत का एक एक्सटेंशन होता है। तो हुकूमत के इदारों के ऊपर इतनी संजीदा बहस नहीं की जा सकती कि जिसमें आईनी दलाइल दिए जाएं, जिसमें कानूनी दलाइल दिए जाएं, जिसमें जूरिस्प्रूडेंस से दलाइल दिए जाएं। सही। सर, जस्टिस याहिया अफरीदी के आने के बाद कोई बड़ी तब्दीली या उनसे कोई उम्मीदें? जस्टिस याहिया अफरीदी के आमद के बाद ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी उन लोगों में से है जिन्होंने दस्तूर की रूह को, उसके स्पिरिट को कैरी किया है, और उसका मजहर उनका फैसला है 12 जुलाई 2024 का, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का मामला था, और याहिया अफरीदी साहब उन जजेस में शामिल थे, उन 8 जजेस में शामिल थे जिन्होंने कानून की और दस्तूर की रूह को कैरी किया था। तो अब ये तस्वुर किया जा सकता है कि जो ये आइन के अंदर ये जो एक जाली किस्म की तरमीम की गई है और जाली किस्म का पैबंद लगाया गया है, याहिया अफरीदी इसके असरात को कम करने में मददगार डेफिनेटली साबित हो सकते हैं। सर, माजी में जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने केसेस सुने, उनके फैसले दिए, उनमें से उनके कुछ मशहूर केसेस का जिक्र कर दें। देखिए, जस्टिस आप किसी भी केस जो होता है कोई भी, वो दरअसल किसी जज के हवाले से, आप किसी एक केस में उसका फैसला तो कुछ और हो सकता है, लेकिन अहम बात यह है कि उसने, किसी जज ने यानी उसूल कानून के ऊपर कितना काम किया है और उसको किस अंदाज से पेश किया है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो आप पाकिस्तान में जितने भी खास तौर पर पिछले चंद सालों में जितने भी फैसले हुए हैं, उनमें याहिया अफरीदी साहब का एक किरदार अहम है, और अहम तरीन फैसला उनका 12 जुलाई का है। दूसरी बात यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी इस वक्त तीसरे नंबर पे हैं, यानी उससे पहले अगर आप जरा देखें, यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में देखें तो वो चौथे नंबर पे हैं, और अगर आप उनसे पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल की सूरत में देखें तो वो 5वें नंबर पे हैं। तो लिहाजा बहुत सारे अहम मुकदमात में शायद आपको जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम ना मिले, लेकिन 12 जुलाई का फैसला डेफिनेटली ऐसा है जो ये साबित करने के लिए काफी है कि जस्टिस याहिया अफरीदी कानून और उसूल कानून और जूरिस्प्रूडेंस के पाबंद है। हबीब साहब, अभी स्पेशली जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती से मुतल्लिक क्या ये मुतवक्के था डिसीजन? क्योंकि अपोजिशन की जानिब से भी जो स्पेकुलेशन बिलखसूस पीटीआई की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम को लेकर जो की जा रही थी, वो यही थी कि इतनी उजलत में ये तरमीम क्यों की जा रही है। खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी कहा गया कि ये 25 अक्टूबर के बाद क्यों नहीं हो सकती, लेकिन फिर हमने देखा कि पहले ही इत्तेफाक हो गया। देखिए, उसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमत जो है, यानी जो इस वक्त फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनाई गई असम्बली के बतन में से जिस हुकूमत ने जन्म लिया है, उसमें से बेशतर लोग तो वो हैं जो इलेक्शन जीते भी नहीं हैं, और उनके ऊपर सारी की सारी, उनको जो फॉर्म 47 अगर उनके नीचे से निकाल दिया जाए तो ये सारी की सारी हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। तो इस हुकूमत को डर था कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, अगर वो तशरीफ लाते हैं, अगर वो ऑनर करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, इस ओहदे को वो ऑनर करते हैं, तो उनको ये ख्याल था कि शायद चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस पूरे इलेक्शन के तारों पो को बखेर के रख देंगे। बहरहाल अब जस्टिस मंसूर उन्होंने इसी हवाले से
जालसाजी के जरिए, जोरावरी के जरिए, जिसका आज कासिम गंजू साहब ने जिक्र किया, वो भी, और लालच के जरिए, तरगीब, तहरीस और मजबूरी, इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके जो तरमीम हुई है, जो असल में तरमीम नहीं है, वो तनसीख दस्तूर पाकिस्तान 1973 है। तो उस तनसीख के बाद जो कुछ हमारे पास बचा है, उसमें हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है कि जस्टिस याहिया आफरीदी आए और इस दस्तूरी मामलात को, जो बिल्कुल बिखर चुके हैं, पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम जो दरअसल मुंह के बल गिर चुका है, उसको कोई सहारा देने की कोशिश करें। तो हबीब साहब, 26वीं आईनी तरमीम जो कि की गई है, उसके तहत अब चूंकि आने वाले चीफ जस्टिस याहिया हैं, उनके क्या इख्तियारात होंगे? देखिए, अगरचे जस्टिस याहिया आफरीदी के पास कोई बहुत ज्यादा इख्तियारात नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दुनिया की एक अजीबो गरीब मिसाल कायम की है, बल्कि इसको अजीबो गरीब नहीं कहना चाहिए, इसको शर्मनाक कहना चाहिए, इसको काबिल शर्म मिसाल कहना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया भर में अदालतें जो हैं, उनका एक इख्तियार किसी सूरत भी कभी किसी बदतरीन आमिर ने भी नहीं छेड़ा, किसी बदतरीन ताले आजमा ने नहीं छेड़ा, किसी बदतरीन कातलीन अवाम में से नहीं छेड़ा। वो ये था कि दस्तूर यानी हमेशा अदलिया अपना बेंच खुद बनाया करती थी, लेकिन ये हमारी हुकूमत ऐसी है कि इसने इस तरमीम के जरिए एक अदलिया की आज़ादी को न सिर्फ गजंद पहुंचाई है, बल्कि अदलिया के लफ्ज में जो अदल का लफ्ज है, उस अदल के हरूफ हैं, उनको बेईमानी करके रख दिया है। तो ऐसे सूरत में एक तवक्को सिर्फ यही की जा सकती है कि जस्टिस याहिया आफरीदी शायद उनके अंदर वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जज इन हिमसेल्फ, वो बाहर आए और पाकिस्तान के अंदर दस्तूर की हुक्मरानी या पाकिस्तान के अंदर कम से कम इंसाफ के बुनियादी उसूलों की पासदारी का कोई रिकॉर्ड बने, उनकी कोई रस्म कायम हो। तो जस्टिस याहिया आफरीदी से मुझे बिल्कुल तवक्को ये है कि उन लोगों में से है जो इन उसूलों की पासदारी करें।